विश्व योग दिवस आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आपको ये बता दें कि आज हमारे साथ आयुष विभाग को लेकर, आयुर्वेद को लगाकर, योग को लेकर बहुत सारी हस्तियां जो हैं, धुरंधर माहिर खिलाड़ी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अथर्ववेद के इस उपांग योग को आज विश्व भर मान चुका है। और जब हजारों बरस पहले हमारे योगियों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने कहा था कि विश्व गुरु बन सकता है भारत या विश्व गुरु है भारत, तो आज हम देख सकते हैं कि वाकई योग को लेकर तो हम कह सकते हैं कि विश्व गुरु है भारत। अथर्ववेद हजारों बरस पहले जो लिखी गई थी, रचनाएं थी, उनमें से एक उपांग भर है योग। तो आयुर्वेद भी उसका एक दूसरा भाग है। मैं परिचय करा दूं कि आज हमारे साथ कौन कौन है। आज इस मंच पर मेरे साथ विराजमान है योगाचार्य श्री आरसी शर्मा साहब। नमस्कार। डॉक्टर नवीन दत्त, कोविड नोडल ऑफिसर एम्स, स्वागत है आपका डॉक्टर नवीन। डॉक्टर नीतीश गोनाडे, फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन एम्स जोधपुर, स्वागत है नीतीश आपका भी। और डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, आयुष विभाग एम्स में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला। बचपन से ही एक ध्येय वाक्य सुनते आ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, या और मोटे तौर पर कहे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, यानी कि सभी सुखी और सभी स्वस्थ हो, तभी मेरा सुखी और निरोगी होना संभव रहता है। बिल्कुल। लेकिन दुनिया अब कहने लगी है कि एक साथ सब ठीक हो जाए तो कोरोना महामारी चली जाएगी। जी, सही। तो शर्मा साहब जी, योग की इतनी महत्ता
और इतना अटल विश्वास जो पूरे विश्व ने अब जगाया है। जी। तो हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने तो हजारों वर्ष पहले कह दिया था। सही है। तो क्या योग आखिर क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, योग और योग की प्रामाणिकता जो है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी और समग्र सभी हमारे सुधी श्रोतागण, आप सभी का इंटरनेशनल योगा डे है हमारा। योगियों का बड़ा त्योहार है, हम सबका बड़ा त्योहार है और आज वर्ष का सबसे बड़ा दिन भी है। जी। तो अब इस अवसर पर आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। आज देखिए एक अभूतपूर्व घटना हो रही है। विश्व के अधिकांश देश जी और अधिकांश लोग जी योगाभ्यास कर रहे हैं। तो आप समझिए इस चीज को कि जब तक पूरा समाज स्वस्थ रहने का प्रयास नहीं करेगा तब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा। बिल्कुल। मेरा स्वास्थ्य निर्भर करता है मेरे अड़ोस पड़ोस वाले स्वस्थ है या नहीं। जी। मैं जहां वर्किंग करता हूं, मैंने तो अपने आप को बहुत पहलवान बना दिया, लेकिन मेरा जो वर्किंग प्लेस है क्या लोग वहां पे स्वस्थ है? जिनसे मेरा इंटरेक्शन हो रहा है स्वस्थ है? क्या मेरा जोधपुर पूरा स्वस्थ है, राजस्थान स्वस्थ है, मेरा देश ही नहीं पूरा विश्व स्वस्थ है क्या? जी। अनटिल एंड अनलेस। जी। तो कोरोना ने विश्व को एक नया मैसेज दिया, इंडिया को नहीं, विश्व को एक मैसेज दिया, वसुधैव कुटुंबकम, पहले सभी स्वस्थ होंगे। हमारा तो पहले ही कंसेप्ट था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, ठीक है ना। लेकिन अब विश्व के लिए नई चीज है कि जब तक सब सुखी नहीं होंगे, जब तक सभी स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारे स्वास्थ्य की कोई परिकल्पना हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। तो ये योग का एक पहला है सिद्धांत। योग को जो आप समझते हैं, जैसे आपने योग के बारे में कहा, योग का मतलब जो आसन, अब थोड़ा बहुत प्राणायाम से समझ ले, वो नहीं है। योग का एक तो अष्टांग है, ठीक है ना। अष्टांग का मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो, अष्टावंगानी योग। इसमें प्रवेश करने के लिए पहले शुद्धि क्रिया करके फिर प्रवेश करते हैं। नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल, भातिष्ठ, षट कर्माणी, शुद्धि क्रियाओं के बाद में इसमें प्रवेश करते हैं और इसमें नियमों का पालन करते हैं। आहार विहार का, जैसे गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। आपका योग जो है दुखों का निवारण करने वाला कब बनेगा? व्हेन एवरीथिंग विल बी इन बैलेंस, ठीक है ना। फिर आते हैं यम नियम के अंदर, जी है ना। जी। तो यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है। हर एक चीज का बड़ा महत्व है। देखिए हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान अहिंसा का मतलब नहीं समझते ना, तो हमारे लिए दुख का कारण बन गए, ठीक है ना। तो यम और नियम क्या है? योग के दो स्तंभ है, इन दोनों पैरों के ऊपर हमारा शरीर खड़ा है। तो उसके बाद हम आते हैं आसन के स्तर पर। आसन है शरीर के स्तर पर नियंत्रण करना। फिर आता है हमारा प्राणायाम, प्राण के स्तर पर नियंत्रण करना। जब हमारा शरीर हमारे बस में स्थिर, सुख और शांत हो गया है, स्वस्थ हो गया है, प्राण हमारे नियंत्रण में आ गया है, तब आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रिय संयमन। जो हमारी इंद्रियां अभी बाहर की तरफ भग रही है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श में, उनको इंट्रोवर्ट करना, उनके ऊपर नियंत्रण करना। तो हम पूरा जब नियंत्रण कर लेते हैं तब आता है धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग का मतलब है। योग का मतलब ये है कि डॉक्टर मीनाक्षी ये बताएं कि ये अथर्ववेद से निकला, उसी का उपांग है जी। तो उसका मूल क्या है? आयुर्वेद का मूल मैं चाहता हूँ कि वो कैसे काम करता है। जी, सबसे पहले मैं आयुर्वेद के बारे में श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद का जो मूल उद्देश्य है, मतलब मूल प्रयोजन जो है आयुर्वेद का, वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। अर्थात जो स्वस्थ व्यक्ति है, जितने भी व्यक्ति स्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे आयुर्वेद काम करता है। ये आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि जो व्यक्ति रोगी हो गया है या उसको कोई विकार हो गया है तो उसके विकारों का प्रशमनम करना। ये सेकेंडरी थिंग है, मतलब पहले आयुर्वेद सिर्फ प्रिवेंशन पे ही काम करता है। ये आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है, ठीक है। और ये जो हजारों साल पहले अथर्ववेद से निकला है, उसका उपांग है आयुर्वेद। तो ये शाश्वत है, नित्य है और अनादि है, हजारों वर्षों से चलो। बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगता है ये सब कुछ सुन करके। हमारे भारतीय संस्कारों ने, संस्कृति ने और योगाचार्यों ने क्या क्या नियम बनाए, अब दुनिया उनके सामने झुकती भी है, उन्हें मानती भी है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो कोविड दौर चला था जी, उसको लेकर आयुर्वेद में इतना विश्वास जगा है लोगों को, चाहे वो आयुष काढ़ा ही क्यों ना हो, नियमित रूप से हर घरों में ये काढ़ा पकता है। जी हाँ। तो ये जो विश्वास अब पैदा हुआ है, हाँ जी, तो कितना असरकारक रहा कोविड काल में अपना आयुष? देखिए आयुर्वेद जो है वो
मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम पे ही कार्य करता है। तो कोविड जो है ये तो डिफरेंट समय पे आने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद में तो इसका वर्णन हजारों साल पहले ही जनपदोध्वंस नाम से विख्यात है कि जनपदोध्वंस यानी एक साथ जनपद यानी बहुत बड़े समूह में एक साथ एक ही तरह की बीमारियों के लक्षण उत्पन्न होना और बहुत बड़ी मात्रा में व्यक्तियों का इससे ग्रस्त होना, यहाँ तक कि मृत्यु होना, ये सब जनपदोध्वंस में आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। महामारी या एपिडेमिक हम कहते हैं। जी, जिसको आज की भाषा में हम एपिडेमिक या पैंडेमिक, क्योंकि पूरे विश्व में इससे ग्रस्त है तो पैंडेमिक, जबकि आयुर्वेद में इसका वर्णन हजारों साल पहले चरक संहिता में वर्णन किया गया है जनपदोध्वंस के नाम से। और उसमें ये बताया गया था कि काल दूषित होगा या वायु के दूषण से या जल के दूषण से ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसको कम्युनिकेबल डिजीज कहा गया है। आचार्य सुश्रुत जो कि शल्य चिकित्सा के जनक हैं, सभी मानते हैं कि वो शल्य चिकित्सा के जनक है, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ये बीमारी फैलती है, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का उन्होंने कॉन्सेप्ट बताए थे कि संसर्ग से यानी साथ बैठने से, साथ में हंसने से, साथ में आप फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं, पास में बैठते हैं, या एक साथ भोजन कर रहे हैं, एक ही थाली में एक ही बर्तन में आप खाना खा रहे हैं रोगी व्यक्ति के साथ में, और उसके साथ में आप उसकी जो चीजें हैं जैसे उसके जो पर्सनल टॉवल वगैरह है या हैंकी है या उसके स्पर्श कर रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पहले इंडिया में तो ये था कि हम नमस्कार करते हैं किसी को भी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोगों के यहाँ कल्चर नहीं था कि हम किसी को हैंडशेक वगैरह दिए। अब जब से कोविड आया है तब से ये समस्या भी हमारी दूर हो गई। अब सब नमस्कार नमस्ते इंडिया करने लगे हैं। वो हमारे कल्चर से में ही था, ये सब रचा बसा था। तो इसका कहीं ना कहीं एस्पेक्ट यही था कि वो बीमारियों से हम बचे रहें। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय संस्कारों की तरफ फिर से दुनिया लौट रही है। और ये हमने पढ़ा भी और सुना भी है कि हाथ मिलाने से जो हमारी खुद की जो ऊर्जा है वो उसी में घूमती रहती हाथ में, या हाथ मिलाने से वो हस्तांतरित हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। लेकिन हमारी ऊर्जा हम में ही रहे, तब ये बनाया गया नमस्कार, प्रणाम या नमस्ते या राम राम जो भी कहें। आगे बढ़ने से पहले संगीत को हम इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं। डॉक्टर आप बड़े चुप बैठे, बताइए ना कौन सा गाना सुने भी, मौसम भी ऐसा है। मेरी तरफ से रिमझिम गिरे सावन है। अरे दीजिए साउंड। इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ इलाज न करवाया। अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाँके, सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से। प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पान लिंक रोड, जोधपुर। सावन सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे, हर माह हमारे पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन
महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किस अजनबी से महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किस अजनबी से आए करे अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए बिल्कुल डॉक्टर नवीन ने यही कहा कि बारिश जैसा माहौल भी बन गया और बाकी बारिश तो है, बारिश चल रही है। मनीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर नीतीश गुनाडे हमारे साथ बैठे। तो नीतीश भाई बताइए कि म्यूजिक कैसा लगता है आपको? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम जैसे पेशेंट्स का एंजाइटी रिलीफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं जी। तो आपका जो संबंध है, डिपार्टमेंट जो आपका है, शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग यानी कि पीएमआर फिजिकल म्यूजिक का बड़ा अहमियत रहती होगी। हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअली जब पीएमआर बेसिकली वर्क करता ही है इंटीग्रेटिव अप्रोच में जी, तो जिसमें हम मल्टीपल मोडेलिटीज, मल्टीपल थेरेपी सेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन जिसको यूज करते पेशेंट्स को वेल बीइंग के लिए, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए। हम यही से शुरू करते हैं कि ये फिजिकल, मेडिकल और रिहेबिलिटेशन है, पीएमआर की भूमिका चिकित्सा में क्या होती है और कैसे? अभी सर एक्चुअली रिहेबिलिटेशन जो है इट इज एक्चुअली एसेंशियल पार्ट, एक विभिन्न अंग बन चुका है कोविड केयर में भी। तो लास्ट ईयर से हमने जैसे जून जुलाई से हमने पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन क्लिनिक एम्स में स्टार्ट किया था। शुरू किया हुआ है, जिसमें अभी तक बहुत सारे पेशेंट्स थे, उसका लाभ भी लिया हुआ है जी। तो जिसमें हमारा पहला काम होता है कि हम पेशेंट्स को पहले उसमें आकलन करते हैं कि पेशेंट्स का कोविड के बाद में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जैसा पेशेंट्स को शारीरिक कमजोरी आना बहुत कॉमन है जी, एक फटीगनेस, दिन सांस चढ़ जाना, सांस उखड़ जाना, फिर दर्द होना, दर्द गर्दन में हो सकता है, चेस्ट में भी हो सकता है, पैरों में, हाथों में, या सूनापन आना, तो पैरों में जलन। कोविड जो आपने देखा है, हाँ बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि वो मेजर जो प्रॉब्लम्स है वो एक बार बताएं लोगों को, ताकि वो थोड़ा सा पोस्ट कोविड में सर जनरली पेशेंट्स को, जैसे मैंने कहा है कि एक तो पेशेंट्स को हो सकता है ब्रेथलेसनेस, मीन्स सांस लेने में, सांस फूलना या सांस लेने में दिक्कत होना, या सांस उखड़ जाना, चलने पे पेशेंट्स को बोलने में दिक्कत हो जाना। सेकंड, पेशेंट्स को दर्द होता है, उसको सर दर्द हो सकता है, गले का दर्द हो सकता है, मांसपेशियों का दर्द, फिर मांसपेशियों में कमजोरी आना, पैरों में जलन होना, पेट में दर्द होना, ऐसी बहुत विभिन्न टाइप की पेशेंट्स को ऐसी कंप्लेंट्स आ सकती है या दिक्कतें हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को पहले असेस करते हैं, उसका आकलन करते हैं और उसके हिसाब से हम एक ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल बनाते हैं पेशेंट्स का। एंड ये प्रोटोकॉल जो होता है कोई फिक्स नहीं होता है, ये प्रोटोकॉल होता है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम होगा और उसको हमें मॉनिटर करना काफी आवश्यक होता है। और जैसा इस प्रोटोकॉल के बाद हम पेशेंट्स का असेसमेंट इन द फॉर्म में जैसे 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं। अच्छा, तो 6 मिनट वॉक टेस्ट में सर जैसे पेशेंट्स को हम 6 मिनट तक चलाने के लिए बोलते हैं जी। और उसका वी कैन 6 मिनट तक आप 30 मिनट का एक लैप होता है। अच्छा, जाना और आना टोटल 60 मिनट्स हो जाता है, 60 मीटर का। तो इस टेस्ट से हम जैसे पेशेंट्स को अर्ली हाइपोक्सिया जो होता है, जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ये पता कर सकते हैं। लंग का फंक्शनल कैपेसिटी कितना है ये पता कर सकते हैं। जैसे कोविड में हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिसमें हाइपोक्सिया, साइलेंट हाइपोक्सिया होता है, यानी पेशेंट्स को ही पता नहीं होता है कि उसको हाइपोक्सिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ऐसे कंडीशन में सर हमें तो एटलीस्ट 2 टाइम्स तो पल्स ऑक्सीमेट्री से आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करना है। अच्छा, और आइडियल तो है कि आप किसी चिकित्सक के अंडर में, या अगर पीएमआर विभाग अवेलेबल है वहां पे, तो 6 मिनट वॉक टेस्ट कराइए। उसके बाद में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो इसेंशियल पार्ट ऑफ असेसमेंट है। तो आपकी भूमिका कहाँ से शुरू होती है? हमारी भूमिका सर जैसे एज अ रिहेबिलिटेशन फिजिशियन का भूमिका स्टार्ट होता है आईसीयू सेटिंग से।
अगर पेशेंट इंटेंसिव केयर यूनिट में है तो वहीं से ही रिहैबिलिटेशन फिजिशियन का वर्क स्टार्ट हो जाता है। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट्स को जैसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसा उसका फेफड़ों में सिक्रेशन भर जाना, तो हमें उस सिक्रेशन को लूज करके उस सिक्रेशन को बाहर निकालना है। सेकंड, अगर आईसीयू सेटिंग में आपका वेंटिलेटर का सेटिंग मैक्सिमम भी है और ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है पेशेंट्स का, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट्स को हम जैसे प्रोन पोजीशन मींस पेट के बल लेटना वो एडवाइस किया जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है कि प्रोन पोजीशनिंग से आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हो जाता है और पेशेंट्स को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। ये मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा अगर आप बता पाए। हाँ बिल्कुल। जब प्रोन पोजीशन क्या होती है? प्रोन पोजीशन में पेट के बल लेटना, पेट के बल लेटना वगैरह रखना लगा। तो सर जैसा इसका आइडियली तो साइंटिफिकली मिनिमम हमें 16 आवर इन 24 आवर्स में अगर पेशेंट आईसीयू में है तो 16 आवर रिकमेंडेड है प्रोन पोजीशनिंग मींस पेट के बल लेटना। बट हमें एवरी 2 आवरली उसका पोजीशन चेक करना है, उसका हेड का पोजीशन चेक करना है। और जैसा स्विमिंग करते हैं हम, स्विमर्स का जो पोजीशन होता है शोल्डर का, देन हमारे कोहनी का जो पोजीशन होता है वो पोजीशन हमें एवरी 2 आवरली उसको चेंज करते रहना चाहिए ताकि पेशेंट्स को कोई अल्सरेशन ना हो। क्योंकि अगर पेशेंट एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है तो अल्सर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं या उसका चेस्ट कॉम्प्रेशन हो सकता है। तो हमें एवरी 2 आवरली उसका पोजीशन चेंज करना है। देन सेकंड हमारा इसमें एस्पेक्ट होता है कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, तो पेशेंट्स का हाथ और पैरों का इसका मूवमेंट करना काफी जरूरी है। चलिए, बहुत लंबा और बहुत वास्ट आपका जो सब्जेक्ट है, बहुत लंबा चौड़ा है। इससे बहुत विस्तार से एक सिंगल वार्ता भी हो सकती है। हमारे साथ विराजे डॉक्टर नवीन दत्त, जो कोविड नोडल ऑफिसर एम्स में लगे हैं और रात दिन। अभी तो बड़ा कठिन काल रहा होगा डॉक्टर नवीन। सबसे पहले सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई हो। और उसके बाद मैं आकाशवाणी जोधपुर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने सारे दर्शकों से रूबरू हमें कराया, आज मौका दिया हमें सबको। जी। तो ये तो जो समय था शायद सभी के लिए, और शायद जो अस्पताल में काम करते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर, उनके लिए शायद ज्यादा मुश्किल था। पर इससे कोई दो राय नहीं कि ये पूरे देश के लिए एक आपदा की घड़ी थी। और मतलब आज वो टाइम है जब हम इसमें से मेजोरिटी पार्ट हमने कवर कर लिया और मतलब कम दिक्कत अभी बची हुई है। तो हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मतलब हम एक अच्छी कंडीशन में अभी आज। और ये सारा स्टेज आप जैसे जो फ्रंट वॉरियर है, फ्रंट लाइन वॉरियर जो उनको जाता है। अगर हम कोरोना की बात करें, ठीक है, अस्पताल में इलाज करना हमारा काम है, हमारा पेशा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर काफी नहीं है। मतलब हर आदमी अपना खुद का हेल्थ केयर वर्कर है और अपनी कम्युनिटी का, अपने पड़ोसियों का। तो कोरोना को कंट्रोल करने का अकेला तरीका ये, हम हर आदमी हेल्थ केयर वर्कर की तरह काम करें। वो अकेला तरीका है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल। मास्क भी इतना जरूरी है, सबसे जरूरी जी। अच्छा, अभी जो सुन रहे तीसरी लहर के बारे में, तो सबसे पहले तो ये आप बताएं कि आने वाली भी है या सिर्फ डराया जा रहा है, या आ भी सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह अंदाजा होता है कि आएगी या नहीं आएगी, है ना। जी। क्योंकि सिर्फ मैं बता दूं आएगी नहीं आएगी, क्योंकि हम में से जादूगर कोई भी नहीं है ना। तो जिस तरह ये वायरस, जैसे एक बार इन्फेक्शन हुआ, एक लेवल में पीक पे पहुंचता है। पीक पे इसलिए पहुंचता है कि उसके बाद में उसके लिए इम्यूनिटी होगी। इतने लोग इन्फेक्ट हो गए, हम एक ही चीज से बार बार इन्फेक्ट नहीं होते हैं। शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसी इन्फेक्शन को दोबारा आने से रोक देती है। मतलब एक तरह से टीका लग गया, वो टीका लग गया। बिल्कुल, आप किसी को इन्फेक्शन हुआ तो समझ लो उसका इम्यूनेशन हो गया जी, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि कम लोग बचते हैं दुनिया में जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब बीच में ऐसा टाइम आता है वायरस मल्टीप्लाई होता रहता है जी। लेकिन अगर जो नया वायरस बना वो पुराने वायरस की तरह हुआ तो शरीर की इम्यूनिटी उसको भी खत्म कर देगी। ठीक है। धीरे धीरे वायरस को भी देखना पड़ता है, कोई ऐसा हम सूरमा निकालें जो आदमी की प्रतिरोधक क्षमता को तोड़ सके जी। तो ये क्वेश्चन है हमारी सर्वाइवल का और वायरस की सर्वाइवल का। उसकी लड़ाई है, हमारी सर्वाइवल की लड़ाई अलग चल रही है, वायरस की अलग चल रही है। तो वायरस भी अपने कदम उठाता है कि ऐसा वायरस आए जो इसको इम्यूनिटी को क्रॉस। रोज के नए नाम आते हैं, म्यूटेशन होके नए नए नाम से आता है फिर से। तो नॉर्मली धीरे धीरे अलग अलग वायरस आते रहेंगे जब तक वो सिमिलर होंगे, इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे ही एक ऐसा वायरस आएगा जो इसको ब्रेक कर सकता है, इन्फेक्शन एकदम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा।
ठीक है, तो नॉर्मली इस लेवल की इम्यूनिटी अलग अलग आने में, म्यूटेंट आने में, और फिर थोड़े बहुत लोग उससे इन्फेक्ट हो, उसमें टाइम लग जाता है। पर ऐसा भी हो सकता है कभी क्योंकि जो म्यूटेशन वायरस में होती है जी, वो बाय चांस होती है, वायरस कोई प्लान नहीं करता है जी। तो लेकिन उनमें से कोई ना कोई, अगर वो एकदम जल्दी निकल आई ऐसी म्यूटेशन, तो हो सकता है कि तीसरी वेव जल्दी भी आ जाए। पर एक मोटा मोटा अंदाजा होता है कि मतलब इतना टाइम लग जाता है कि 2-1 महीने 3 महीने निकल जाए, एक औसत निकाल लेते हैं। हाँ जी, एवरेज। तो ये कोई फिक्स नहीं है, उससे जल्दी भी आ सकती है। जैसे अभी एक डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं जी, तो वो हो सकता है कर दे, है ना। अभी हमें बड़े लेवल पे उसका पता नहीं है कितनी इस इम्यूनिटी को ब्रेक कर पाएगा जी, लेकिन उसको भी कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये भी हो सकता है कि तीसरी वेव का कारण बन सके। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं, सीनियर्स जो हैं, कि अगर हम सावधान रहे तो ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी लहर नहीं भी आए। तो वो सावधानियां क्या है? देखिए, ना आए तो शायद मुश्किल होगा, पर छोटी आए और लोगों की जाने ना जाए, ये हमारा टारगेट होता है जी। वेव ना आए तो शायद मुश्किल होगा। अगर पहली बात, वेव में इन्फेक्शन कम होने चाहिए जी। दूसरी बात, धीरे धीरे होने चाहिए। ऐसा ना हो, जैसे याद है एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आई थी कि सारे बेड भर गए थे। बिल्कुल सही। और लॉकडाउन का मेन कारण यही था कि हम इन्फेक्शन नहीं रोक सकते, वो आज नहीं तो कल होगा, वायरस तो घूम रहा है। लेकिन इस लेवल पे हो कि हमारी जो बेड कैपेसिटी वो ओवरवेल्म ना हो, मतलब पूरे बेड ना भर जाए और लोगों को बेड ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, वो सिचुएशन ना आए। तो उसके लिए है कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मास्क पहन के रखना, और दूसरा जो गैदरिंग्स है उसको अवॉइड करना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट, अगर हम 10-20 स्टेप कहेंगे तो फॉलो करने मुश्किल होता है। अगर आप मुझे कहेंगे 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेप, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मास्क पहन के रखना है, और ढंग से पहना। नाक के नीचे मास्क का मतलब है मास्क नहीं पहना हो, बिल्कुल, है ना। और दूसरा, गैदरिंग्स अवॉइड करना, मतलब हमें कलेक्टिव प्रोग्राम, देखिए हमारी ह्यूमैनिटी का बेसिस है, हम जो कलेक्टिवली करते हैं चीजें, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी कलेक्टिवली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी एग्जिस्टेंस का पार्ट है। जी जी। पर इस टाइम पे हमारी एग्जिस्टेंस के अलग अलग सवाल, एक ये सवाल है कि हम साथ रहें, दूसरा सवाल ये कि एक ऐसी बीमारी हमारे साथ में है जो बड़े लेवल पे नुकसान कर सकती है। तो शायद हमें कुछ टाइम के लिए अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज मॉडिफाई करने की जरूरत है। गाइडलाइन के मुताबिक हम चले। तो देखे ना, अभी जो अनलॉक हुआ है कुछ मॉडिफाइड, तो लोग मिर्ची बड़ों की दुकान पर टूट पड़े। एक्चुअली की दुकान पर अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार भी नहीं चल रहा। हम ये भी नहीं कह सकते कि आप ना जाएं, पर मेरी गुजारिश ये है कि आप जहां भी जाएं थोड़ा वहां भी डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ताकि अगर वेव जितनी छोटी आएगी ना, मिर्ची, आपको ये तो नहीं कह सकते कि मिर्ची बड़ा ना खाएं, पर ये कि मिर्ची बड़ा भी अगर आपने खाना है तो कोशिश करें वहां भीड़ ना लगे, 10 मिनट आप ज्यादा लगा लें। और इवन जो बेच रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह मेंटेन करे कि मतलब मास्क किसी को अलाउ नहीं करें, और इस तरह करें कि लोगों की डिस्टेंसिंग इंश्योर हो सके। तो मैं भी एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी सख्त जरूरत है। फिर से लौट आते हैं योगाचार्य आरसी शर्मा साहब के पास। शर्मा जी। यस सर। आप क्या मानते हैं, जिन लोगों ने योग किया है और लगातार कर रहे हैं, कोरोना का असर उन पे वाकई कम हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम हुआ है। आप योग समिति से, जोधपुर की योग समिति से परिचित होंगे, तो जोधपुर में बहुत अच्छी एक्टिविटीज करा रही है। तो हम करीब 200 योगा टीचर्स है जिनकी कमेटी है, उनके हम सब मेंबर है। तो उनके फिर आगे हजारों से लोग जुड़े हुए हैं जी। तो मैंने ये प्रश्न रखा था सबके सामने कि भाई आप ये डेटा कलेक्ट करके बताएं। डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं बनाया है, लेकिन जो फीडबैक आई तो भगवान की कृपा से एक भी ऐसा केस नहीं था जहां कोई किसी की डेथ हुई। एक तो ये बहुत बड़ी चीज थी, ठीक है ना। जो नियमित योग करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो योग कराते हैं या योग पे भाषण देते हैं उनकी नहीं कह रहा हूँ। जो योग करते थे, सुबह शाम योग करते थे, ठीक है, उनको कुछ भी नहीं हुआ। और मैं 70 साल का आपके सामने प्रमाण बैठा हूं ना कि विदाउट इंटरप्शन, विदाउट संडे, कोई छुट्टी के लगातार नियम पूर्वक योग करा रहा हूं। छींक भी आनी क्या होती है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। खैर, तो उनमें जो कोरोना हुआ वो लेस देन 3% था, और लेस देन 3% उन लोगों को कोरोना हुआ जिनके घर में कोई उनके कोरोना पेशेंट थे, उनको तामीरदार करनी पड़ती थी, सेवा करनी पड़ती थी, इस वजह से उनको कोरोना हुआ। और जैसा सर ने अभी बताया
कि वायरस तो आएंगे, ठीक है ना, ये जीवन जो है उबड़ खाबड़ रास्ते का नाम है, ये वातानुकूल और मनोकूल तो है नहीं, ठीक है। वायरस आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, इतने सालों से हम देख ही रहे, आते रहेंगे। योग के हिसाब से क्या करना है, योग से हिसाब से हमारे गुरुजी है हनुमान जी महाराज जी, वो क्या कहते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखा। क्या बात है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो भाई जी जी। तो वो ठीक है, बाकी होता रहेगा, उसको वो अपना काम करे वायरस और हम अपना काम करें, ठीक है ना। तो इसको नियमित पूर्वक योग करें। दो बातें और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या इसमें कोई ऐसा टाइम फिक्स है कि हमें रोज के 2 घंटे करना है, आधे घंटे करना है, 10 मिनट करना है? नहीं, कम से कम देखिए 45 मिनट, 1 घंटा प्रातः काल में सवेरे उठ करके जो प्रभात की अमृत वेला है ना जी, उसका तो देखिए प्रकृति आपको सपोर्ट करती है। आप खुले आसमान पे ना धो करके, निवृत्त होकर के, है ना, और हल्के कपड़ों में पहन करके, पेट में अभी कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसका आनंद तो अलग है। और नहीं तो ठीक है, शाम को भी करिए। और मैं तो ये देखिए एक सिंपल सी मैं आपके सामने एग्जांपल रखना चाहता हूँ, वो बहुत जरूरी है जी, कि अभी एक वर्ल्ड में नेजल स्प्रे आया है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया ने तो निकाल लिया और कई कंट्रीज उसको निकाल भी रही है, अंडर प्रोसेस है, भारत बायोटेक भी इसको निकालने जा रही है। और नजल स्प्रे नाक में छिड़कना है 1 मिलीग्राम का, ठीक है। अब उसमें नीडल लेस है, कोई खर्चा ज्यादा नहीं, परेशानी नहीं है, होगा। तो उससे क्या हो गया, बता रहे हैं कि उसकी इफिशियंसी जो है बाकी टीकों की तुलना में बहुत ज्यादा है, मतलब 99.99% उन्होंने क्लेम किया, मतलब आप 100% कह सकते हो जी। इतनी बड़ी इफिशियंसी है उसकी, नीडल लेस है और आराम से उसको स्प्रे करना है। तो ऐसी क्या खासियत है, क्या स्प्रे करते हैं, तो मालूम पड़ता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड स्प्रे करेंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ योग में बहुत साल पहले इट हैज बीन टेस्टेड एंड प्रूवन कि जब आप भ्रामरी करते हैं तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल 15 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम नाइट्रिक ऑक्साइड कब टीका लगे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो भ्रामरी करना शुरू कर देते हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं। अब भ्रामरी को करना थेरेपी के हिसाब से। कुछ लोग कहते हैं मैंने 2 बार मकार किया, नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। आप 20 to 25 साइकिल्स भ्रामरी के करें, बड़े आनंद के साथ में करें। उससे क्या होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड तो बनेगा ही, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। अब जो लोग पूछते हैं ना कि भाई मिनिमम क्या किया जाए, मिनिमम, तो हम आज तक यही बताते आ रहे हैं। कोई आके कहता है कि जैसे एक कपल आया प्रोफेसर, तो सर ने कहा कि मेरे को एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहती है, नींद नहीं आती है, सर बताइए मिनिमम क्या करें। तो हमने बता दिया अभी भ्रामरी करें जी। और पास में मैडम को भी जैसे जोश आ गया, उन्होंने कहा मेरे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना, तो मेरे को भी बताइए मिनिमम क्या करें। हम कहते हैं आप भी भ्रामरी करिए, तो दोनों खिलखिला के हंसते हैं कि इनके प्रॉब्लम है और मेरे पेट में नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे मनोमय कोष पे विकार है। हम जो साइकोसोमेटिक ज्यादा चलती है, अभी कम्युनिकेबल डिजीज आगे वो अलग चीज है जी। सारा विकार मन के ऊपर आता है, जिसको हम आदि कहते हैं। इसको अगर आपने सही विज्ञान, आपका विज्ञान सही नहीं है, जैसे उसने मेरे को गाली दी तो मेरा विज्ञान सही है, तो पागल है, फॉरगेट एंड फॉरगिव, दी देन डिस्पोज हो गया। लेकिन मेरे को कैसे गाली दे दी, क्योंकि मेरा विज्ञान इनकरेक्ट है, तेरे को गाली दे दी, उसके तो मुकाबला करना है। अब हमारे श्वास उखड़ने लगे, हमारी अब नींद उड़ने लगी, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, बीपी, हार्ट। अब हमारा जो आदि थी वो फिजिकल बॉडी पे आ गई व्याधि। इसलिए हम मिनिमम यही कहते हैं, भ्रामरी करिए। और वो कोरोना में तो टेस्टेड एंड प्रूवन। कुछ 3-4 मैं चाहता हूँ कि योगा आप बता दें। हाँ, सिर्फ इतने योगा में यह है सर कि जितने भी चेस्ट ओपनिंग योगा है, वैसे तो सब करने चाहिए, सूक्ष्म योगी क्रियाओं से शरीर को रिलैक्स करके फिर तैयार होकर करना चाहिए। लेकिन जितने भी चेस्ट ओपनिंग है, जैसे आपका उष्ट्रासन है, अर्ध चक्रासन है, भुजंग आसन है ना, तो ये धनुरासन है, जिसमें भी चेस्ट ओपनिंग होती है, छाती फेफड़े फूलते हैं, आपकी श्वास की कैपेसिटी बढ़ती है, उनको तो करिए ही करिए, ठीक है ना। भस्त्रिका प्राणायाम करें। कपालभाति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कपालभाति का इसलिए रोल है कि जैसे ही एक छोटा सा एग्जांपल से बताऊंगा आपको, कि जब भी हमारे कोई आ जाती है डस्ट वगैरह श्वास में, ट्रैकिया में, तो उसको एक्सेल निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। तो कपालभाति बहुत अच्छा है, भस्त्रिका करें। और अभी जो कोरोना में क्या हुआ है कि एक सिटोकाइन स्टॉर्म मार जाना, मतलब आपका ऑटो इम्यून सिस्टम बिगड़ जाना, आपके सेल ही आपके सेल को खा रहे, उनको पता ही नहीं चलता कि मेरा कौन है मैं। तो उसमें अनुलोम विलोम और चंद्र भेदन प्राणायाम, और ये जरूर बहुत फायदा करता है। बड़ी अच्छी बात है। ये भी है कि जो हजारों वर्ष पहले भस्त्रिका या भ्रामरी जो करते थे वो बीमार नहीं पड़ा। 3% आपने बताया कि इफेक्टेड हुए इसमें। डॉक्टर मीनाक्षी,
आयुष तो अब ये समझिए कि हमारे रोम रोम में बस चुका है जी। तो मैं ये चाह रहा था कि क्या इसमें भी साइड इफेक्ट होते हैं या बिना समझे कोई सुनी सुनाई बात पे हम भी कोई दवाई ले आए और काम ले लें? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि साइड इफेक्ट तो सभी चीजों के होते हैं। अगर मात्रावत या युक्तिपूर्वक अगर किसी भी चीज का प्रयोग किया जाए, अगर मात्रा में किया जाएगा और युक्तिपूर्वक किया जाएगा तो हर चीज औषधि के रूप में काम में आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, किसी को भूख लग रही है, अगर व्यक्ति ने अपनी भूख से ज्यादा आहार ले लिया, आहार तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है, बट अगर उसने अपनी भूख से ज्यादा उस आहार को ग्रहण कर लिया है तो वो भी साइड इफेक्ट का कार्य करेगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति सेल्फ मेडिकेशन ले रहा है, भले ही वो आयुर्वेद की मेडिसिन ही क्यों ना हो, तो वो भी साइड इफेक्ट करेंगी, पर शॉर्ट टर्म करेंगी। तो इसीलिए मैं श्रोतागणों से अनुरोध करना चाहूंगी कि कोई भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी भले ही लें, चाहे वो हर्बल हो या रसौषधियां हो, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से अवश्य लेना चाहिए उनको। जी, सबसे अहम बात है कि चिकित्सा से परामर्श आप लें। डेफिनेटली। अच्छा, एक गोली का नाम हमने और सुना है और बड़ी खुशी भी हुई जान के, आयुष 64। जी, क्या है और कैसे काम करती है? जी, आयुष 64 जो है ये हमारे देश की एक CCRS एक वैज्ञानिक संस्था है, उनके वैज्ञानिकों ने डेवलप किया था इसको, और ये 1980 की बनी हुई डेवलप की हुई एक मेडिसिन है। अच्छा जी, और पॉली हर्बल मेडिसिन है। इसमें 4 तरह की जो हर्ब्स हैं, लाइक सप्तपर्ण है, ठीक है, चिरायता है, जिसको कि आज पूरे वर्ल्ड लेवल पे एंटीवायरल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल के जी चिरायता। हमारी दादी ये कहती थी चिरायता पी लो थोड़ा। जी, जैसे किसी भी फीवर में कोई भी एज ए एंटीवायरल काम करता है ये चिरायता, ठीक है। लता करंज है, इस तरह की जो मेडिसिन है इसमें उसके कॉम्बिनेशन से इसको बनाया गया है, और देश के बहुत सारे सेंटर्स पे, इवन एम्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में जो है, इनके कोलैबोरेशन में भी एक रिसर्च हुआ था हमारे यहाँ लास्ट ईयर, कोविड के पेशेंट्स पे, माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स पे। तो इसके जो रिजल्ट देखे गए थे वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं, सकारात्मक परिणाम आए। जी, तो पोस्ट कोविड को लेकर आयुर्वेद की भूमिका थोड़ी सी बता दें आप। डेफिनेटली जी, पोस्ट कोविड में भी जैसे ड्यूरिंग कोविड में जैसे आयुर्वेद की भूमिका थी एज अ प्रिवेंशन और एज ए कुछ सिम्टोमेटिकली, तो उसी तरह से पोस्ट कोविड में भी आयुर्वेद की भूमिका है। क्योंकि पोस्ट कोविड में जैसे कि अभी मेरे साथी डॉक्टर नितेश ने बताया था कि पेशेंट्स आते हैं ब्रीथलेसनेस और ये सब हमारे पास भी आते हैं, आयुर्वेद में भी आते हैं इस तरह के पेशेंट्स। तो हम एक तो उनको डाइटरी पैटर्न बताते हैं कि आपका जो डाइट है, यानी जो आप आहार ले रहे हैं वो किस तरह का होना चाहिए। व्यक्ति का जो आहार और विहार है वो उसका सीधा सीधा इफेक्ट उस व्यक्ति के शरीर और मन और इंद्रियों के बल पर पड़ता है। उसी से ही उसकी इम्यूनिटी भी, जिसको कि व्याधि क्षमत्व बोलते हैं, वो डेवलप होती है। तो आहार कैसा होना चाहिए? मित भूख होना चाहिए, यानी जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा मेरी भूख? नहीं, तो जैसे आपको भूख है, मान लो 4 चपाती की भूख है तो आप 3 ही खाइए, ये 3.5 खाइए। मतलब इतनी कैपेसिटी, तो इतनी जगह तो छोड़िए कि थोड़ा हवा और पानी के लिए छोड़ दें। इतना ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए कि हम ओवर ईटिंग कर लें, और फिर कई बार होता है ओवर ईटिंग करने के बाद गैस्ट्राइटिस या फिर आपको इंडाइजेशन, इस तरह के गैस बहुत बन रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है। और ऋतु भूख का मतलब होता है कि ऋतु के अनुसार, जैसे जो ऋतु चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना डाइट पैटर्न रखना चाहिए, ठीक है। जैसे सर्दी की ऋतु होती है तो हमारा खान पान बिल्कुल डिफर हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में हमारी भूख भी अच्छी हो जाती है, अग्नि का बल भी स्ट्रांग हो जाता है, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा खाते हैं। और उस समय का जो डाइट होता है हमारा थोड़ा सा हैवी भी होता है, प्लस घी वगैरह, जैसे हम तो राजस्थानी लोग हैं तो घी वगैरह यूज करते ही हैं, बट साथ में इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, क्योंकि वो घी को वही व्यक्ति पचा सकता है जिसकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होती है। क्योंकि हम खाते जाएं और अगर हमने आउटपुट कुछ नहीं किया तो वो एक तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो ही जाती है वो चीजें। बिल्कुल सही कहा जी, और थोड़ा बहुत ध्यान रखें जी। और एक हितभुक होता है, हितभुक का मतलब जो हमारी प्रकृति, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। आयुर्वेद में बताया पुरुषम विक्षयम, यानी हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, ठीक है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसका स्वभाव अलग होता है, तो उसके बॉडी को जो सूट करता है अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग, जो उसको साथ में हो, यानी उसकी प्रकृति के जो विपरीत ना हो, इस तरह का आहार उसको लेना चाहिए जी। और साथ में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि हर जो वेजिटेबल्स देख लो, फ्रूट्स देख लो, कि हर मौसम में हर चीज अवेलेबल होती है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन से मौसम में
कौन सी ऋतु में कौन सा फल और सब्जी उसके अकॉर्डिंग है, तो वही हमें यूज करना चाहिए। सर्दियों की सब्जियां आप देखिए बिल्कुल डिफर होती हैं। पत्तेदार सब्जियां आएंगी, गाजर, मूली, इस तरह की सब्जियां आती है। फ्रूट भी बिल्कुल डिफरेंट आते हैं। तो हमें ऋतु के अनुसार और जहां के हम रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आहार होना चाहिए। जी, ये बहुत बड़ी बात बताई आपने कि क्षेत्र का भी फर्क पड़ता है, वहाँ के रहवासियों पर के वो वहाँ की उपज जो है उसी का सेवन करें। नीतीश, आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसा आपने बताया पुनर्वास में बहुत लंबा चौड़ा आपके, कोई व्यक्ति ऐसा कि घर पे रह के वो सारी चीजें करनी चाहे या जरूरी चीजें घर पे ही हो जाए, तो क्या उनके लिए पोस्ट कोविड में भी आप बता सकते हैं या इन जनरल भी आप चाहें तो बता सकते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि दोनों का थोड़ा सा साथ बताएं। बिल्कुल सर, पोस्ट कोविड में मेनली सर डिपेंड होता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना लेवल है। अच्छा, पेशेंट तो पहले ऑक्सीमेट्री से घर में ही आकलन कर ले जी कि एटलीस्ट 2 बार घर में, एक मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, कि ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल कितना है एंड उसका रेस्पिरेटरी रेट भी आ जाता है उसमें। बिल्कुल। तो अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का अबाउट 95% है जी, तो पेशेंट इज गुड। ठीक है। उसमें कुछ नॉर्मल एक वेल बीइंग की या नॉर्मल वार्म अप करने का या फिर नॉर्मल वॉकिंग इतना पेशेंट्स कर सकता है। फिर सेकंड कैटेगरी आ जाता है पेशेंट्स का माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जी, माइल्ड में अगर पेशेंट्स का ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 या उसके नीचे है तो हम उसको माइल्ड कंसिडर करते हैं। अच्छा, तो इसमें जैसा पेशेंट्स की क्षमता जो है उस हिसाब से उसको पेशेंट जैसा ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर सकता है डिफरेंट। जी। तो अगर हम घर के लेवल पे बताएं तो एक तो होता है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जी बताएं, उसी को हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसमें हमें एक हाथ रखना है राइट हैंड जैसा पेट के ऊपर और एक रखना है चेस्ट के ऊपर जी, और हमें डीप नाक से सांस लेना है अंदर। ठीक है। और इस एक्सरसाइज में पेट फूलना चाहिए जब इनहेल करें। हाँ, जब इनहेल करें तो हमारा पेट फूलना चाहिए जी, और उसको हमें एटलीस्ट 3 सेकंड तक उसको होल्ड करिए या फिर काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसी काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा आप पॉज लीजिए, ठीक है, 4 सेकंड का पॉज लीजिए और उसके बाद में 5 सेकंड तक उसको बाहर निकालिए। जो एयर है उसको माउथ से बाहर निकालना है, नाक से लेना है और माउथ से बाहर करना है। हाँ, और फिर मुंह से बाहर निकालना है। तो ये एक्सरसाइज जनरली हमारा डायफ्रैग्मेटिक जो मसल्स होता है, जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, जो रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा काम आता है सांस लेने में, तो उसको जैसा मजबूत करने में हमें इससे हेल्प मिलता है। ये अगर आपको कोविड है या नहीं है या ये जनरल जनरल भी कर सकते हैं। मीन्स 3 4 5 का आप इसको फॉलो करिए रूल से। 3 सेकंड आपको इनहेल करना है, 4 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, 5 सेकंड तक आपको एक्सहेल करना है। फिर एक और एक्सरसाइज होता है पार्सली ब्रीदिंग। अच्छा, इसमें भी जैसा आपको सांस अंदर लेना है जी, और जैसे हम सीटी बजाते हैं या बलून जो ब्लो करते हैं जी, उस टाइप से हमारे मुंह से एयर को बाहर छोड़ना है। अच्छा, बट हमारा जो एयर बाहर छोड़ने वाला जो ड्यूरेशन रहेगा, जो टाइमिंग रहेगा, वो थोड़ा एटलीस्ट डबल होना चाहिए। जितना हम इनहेल कर रहे हैं, सपोज अगर इनहेल कर रहे हैं 1 सेकंड तक, तो हमारा जो आउट ब्लोइंग जो हो गया या मुंह से जो बाहर निकलना है वो एटलीस्ट डबल होना चाहिए उसका। अच्छा, 2 सेकंड का होना चाहिए। अच्छा, फिर और कुछ जैसे कॉमन एक्सरसाइज है बलून को फुलाना जी, फिर कैंडल को जैसे ब्लो करना है। कोई डिस्टेंस होती है इसमें? हाँ, ये कैंडल बोलो आप दूर करते जाएं आपको कैंडल को एक ब्लो में ही बुझा देना है। जनरली जो एक हेल्दी पर्सन होगा वो एटलीस्ट 5 to 6 कैंडल बुझा सकता है। हैप्पी बर्थडे शायद बोल बिल्कुल तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और उसके अलावा होता है कि बबल को ब्लो करना। एक स्ट्रॉ लीजिए, नॉर्मल अवेलेबल होता है एक स्ट्रॉ लीजिए और थोड़ा सा छोटा सा बर्तन लेके उसमें पानी लेके आप उसमें ब्लो कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स रिपीटेशन करना है और दिन में 2 से 3 बार करना है जी। तो रिपीटेशन ध्यान रखिए और उसको ग्रेजुअली आपको स्लोली धीमे धीमे उसको बढ़ाना है। जी डॉक्टर नीतीश, कोविड से रिकवर होने के बाद लोगों में ये देखा गया कि एक तो मेमोरी पे उनका फर्क पड़ा कुछ, बिल्कुल है ना, और वही कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी में फर्क पड़ा और ब्रीदिंग पे भी रहा। तो ये भी आप ही देखते हैं या आपके अनुसार इसमें कुछ? बिल्कुल सर, इसमें जैसा अलॉन्ग विद साइकेट्रिस्ट का भी इवैल्यूएशन इस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी। जैसा रिहेबिलिटेशन के साथ में साइकेट्रिस्ट भी सही, उसके बाद में और डाइटिशियन भी जी, क्योंकि हमें हाई प्रोटीन डाइट, जैसे मैडम ने कहा ही अभी कि जो खाना होना चाहिए जी, वो ऋतु के हिसाब से या फिर रीजन के हिसाब से होना चाहिए जी।
डिपेंड ऑन दी पेशेंट्स का जो डाइटरी हैबिट क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन अगर है तो पल्सेस, हाई प्रोटीन पल्सेस जो है जी, सोयाबीन है या दही है, छाछ है, ये यूज कर सकते हैं हम जी। और अलॉन्ग विथ जो हरी सब्जियां है उसको भी यूज कर सकते हैं जी। बिल्कुल। डॉक्टर नवीन, आपसे फिर 2-4 बातें हम पूछना चाह रहे हैं, बहुत जरूरी जो है। एक तो ये जो लाइजनिंग रहती है सबसे महत्वपूर्ण काम मैं समझता हूँ आप ही के हिस्से में आता है। मारामारी और कई तरह के फोन भी आते रहेंगे, दबाव बनता रहेगा। लाइजनिंग कैसे होती है और किस कंडीशन में आप दबाव में आ जाते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यानी हम किस तरह काम करते हैं जी जी, है ना? जी। तो हमारे एम्स में एक कमेटी बनी हुई है जी, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर संजीव मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में जी। तो एक टीम है, वो सारे मैटर को मतलब हम सुबह शाम डेली मीटिंग करते थे कोविड में, ये देखने के लिए क्या जरूरत है जी। मतलब शहर की जरूरतें क्या है, रीजन की जरूरतें क्या है और हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी इसके अंदर जो इशू आता था कि हम कोविड के लिए कितना करें और नॉन कोविड के लिए कितना करें जी। मतलब रेशो और वो बदलते टाइम के साथ कितनी बड़ी पीक, कितने मरीज चल रहे हैं उसके साथ चेंज करना पड़ता है। तो जैसे बहुत सारे लॉन्ग टर्म के मरीज होते हैं, जैसे कोई कैंसर के मरीज भी हैं और बाकी क्रोनिक बीमारी, हमें उनको भी सर्विसेज देनी है जी। और साथ में जो कोविड बढ़ रहा है उसको भी सर्विसेज देनी है। तो उसका बहुत सारा चलता रहता है। और दूसरी बात, हमारे संभाग से कितने मरीज आ रहे हैं जी, तो वो एक प्रेशर रहता है कि हमें कोविड को भी पूरी ध्यान देना है और नॉन कोविड को भी देना है। उसके बाद डिफरेंट अलग अलग हॉस्पिटल में बेड कितने हैं, पेशेंट आ रहे हैं, हमारे पास आईसीयू के बेड, हमारे पास जो पीक में कोविड के लिए 200 के करीब आईसीयू बेड चल रहे थे। 200 बेड बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब बेड चलाना तो आसान होता है जी, लेकिन कोविड के आईसीयू बेड बहुत मुश्किल होता है जी। तो उसका और डिमांड ज्यादातर होती है आईसीयू की जी। तो वो एक बड़ा मुश्किल रहता है कि हम कितने शुरू करें, कितना कर पाएंगे। हेल्थ स्टाफ, उसके बाद डॉक्टर्स, नर्सेज, पूरा स्टाफ वो सारा भी इन्फेक्टेड बीच बीच में हो रहा है, तो हम कितना कैपेसिटी में कर पाएंगे। फिर बाकी हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, कितने बेड भरे हुए हैं, रिक्वायरमेंट कितनी है, वहां से लाइजनिंग रहती है आपस में, मतलब स्टेट, मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, जो कलेक्टर साहब है उनके साथ में, सीएमएचओ साहब हैं, तो वो पूरा हमारा आपस में मतलब सीमलेस वो रहता है इंटरेक्शन एक दूसरे से कि किस तरह से हमें मैनेज करना। डॉक्टर नवीन, थोड़ा सा यहाँ रोकना ये चाह रहा हूँ कि तीसरी लहर आने वाली, लेकिन दूसरी लहर से हमने बहुत सारा सीखा भी है हाँ। और बहुत सारे हमने इंतजामात भी किए हाँ। तो तीसरी लहर के आने से पहले हम कितना तैयार हो चुके हैं? देखिए, लहर कितनी बड़ी आएगी ये हमारे नेचर के ऊपर डिपेंड है, हम किस तरह इसको कंट्रोल करते हैं जी। तो वो एक तो ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, इस बार प्रिपरेशन पहले से काफी अच्छी है, क्योंकि दूसरी सेकंड वेव में हम ना थोड़े से अनअवेयर, क्योंकि पहली को हमने सक्सेसफुली डील कर लिया था, तो सेकंड में शायद जितना तैयार होना चाहिए था हम उतने नहीं थे जी। पर इस बार यानी अगर आप मेरा पर्सनल अंदाजा पूछेंगे, तीसरी वेव इतनी बड़ी नहीं आनी चाहिए जितना सेकंड आई जी। अच्छा लेकिन लग रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी हम उससे बेटर प्रिपेयर्ड है जी। ऑक्सीजन, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जो के प्लांट है वो लग गए हैं जी जी। तो अगर प्लांट आएंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की कहीं ना कहीं कम होगी तो वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं और हॉस्पिटल में और लोगों को मिल पाएगी जी जी। दूसरा, कई जगह हॉस्पिटल तैयार हुए हैं जिसके अंदर और पेशेंट एडमिट किए जा सकते हैं। अलग अलग सरकारों ने बहुत सारे डॉक्टर रिक्रूट किए हैं, एनजीओज ने भी खूब अपनी तरफ से बच्चों के लिए बहुत सारे आईसीयू बेड्स और कोविड बेड्स के लिए तैयारी हुई है जी। तो इस बार मतलब अगर हम नेशनल लेवल पे देखें और स्टेट के लेवल पे देखें, तैयारी पहले से काफी अच्छी है, लेकिन भगवान करे कि हमें उन तैयारियों को यूज करने का जरूरत ना मौका ही नहीं मिले। समय की कमी हमेशा रहती है और रहनी भी चाहिए। तो डॉक्टर नवीन दत्त, कोविड नोडल ऑफिसर एम्स, आरसी शर्मा सर, योगाचार्य डॉक्टर नीतीश गुनाडे और डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, आप इस खास दिन पर, विश्व योग दिवस पर हमारे बीच पधारे और बड़ी अच्छी जानकारियां सबके साथ आपने बांटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी, आपका धन्यवाद।